अगला जो पूल है आज एज आई सेड लाइक वो थोड़ा सा बड़ा पूल है, और मैं भी रिसर्च कर रहा था ताकि मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लूं। तो वो बीबीसी की एक लिस्ट आई थी, और उस लिस्ट में तो इतने नाम है, मैं सब देख के मैं कह रहा किस तरह हम निकाल सकते हैं, लाइक कैसे हो सकता है, लाइक इतने 42 प्लेयर्स है मेरे पास इस वक्त, ठीक है, तो कैसे निकालें हम। लेकिन एज आई सेड लाइक इट इज योर चॉइस कि आप किस पे किस चीज को लेते हैं, किस चीज को छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल टाइम टेस्ट टीम अकॉर्डिंग टू यू कौन कौन से प्लेयर्स हैं आपकी टीम में, तो उस पर So, हुआ ये था कि ऑब्वियसली पूल काफी बड़ा था, तो फॉर्मेट मैंने अगेन वही फॉलो किया, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर एंड स्पिनर एंड फास्ट बॉलर्स। तो फॉर्मेट तो सेम टीम वाला ही है जो अभी टीम का किया। सिलेक्शन के लिए ओपनर्स पे जब मैं आया तो मैंने 6 नाम शॉर्टलिस्ट किए। बहुत मुश्किल था। हाँ। 2-3 नाम निकालते हुए मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा इनको भी खिला दो किसी तरीके से, लेकिन वही बात है, बंदे अल्टीमेटली 11 ही आने। तो जो मैंने 6 शॉर्टलिस्ट किए थे वो उनमें जो नाम था, चूंकि हम टेस्ट की बात करें, तो सुनील गावस्कर इंडिया से, गॉर्डन ग्रेनिज वेस्ट इंडीज से, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया से, एलिस्टर कुक इंग्लैंड से, वीरेंद्र सहवाग इंडिया से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सईद अनवर पाकिस्तान से। सो जब मैं इनके ऊपर एनालिसिस कर रहा था तो आई मीन हर एक की अपनी एक खास क्वालिटी है, एंड टेस्ट अरेना में ये काफी सक्सेसफुल रहे हैं सारे अपने अपने स्टाइल में। मतलब अगर आप सहवाग को उठा के देख लें, सच ए डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, और उनकी वनडे टेक्निक देख के, मतलब ही वाज अ टच प्लेयर, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे चलते थे, and nobody would expect that he would play like long innings, but he has scored a triple hundred, double hundreds, and like his innings in I remember 2003-4 की Australia series थी, first day of 2004 series, he scored 194 in a test match against Australian attack. So he was something, man. पाकिस्तान में भी जाकर ट्रिपल 100 की थी, याद है आपको? जी, मुल्तान में बिल्कुल बहुत मारा था मुल्तान, यस। तो फिर अल्टीमेटली आप गॉर्डन ग्रेनिज और डेस्मंड हेन्स की इंटरेस्टिंगली टेस्ट हिस्ट्री में बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है, विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ 100+ पार्टनरशिप्स, व्हिच वाज आई ओपनिंग एंड अमेजिंग, बिकॉज गॉर्डन ग्रेनिज के बारे में इमरान खान ने भी ये बात की थी कि विव रिचर्ड्स के बाद अगर उस टीम में कोई बैट्समैन है ना तो वो गॉर्डन ग्रेनिज है, और वो कहते थे कि ही वाज लाइक अ बैटिंग बुचर रियली, बिकॉज उनकी जो हाईलाइट इनिंग्स थी मुझे याद है 1984 में उन्होंने उनको टारगेट दिया था इंग्लैंड ने 78 ओवर्स में 342 चेस करना था लास्ट डे पे। तो डेविड डॉवर कैप्टन थे इंग्लैंड के, तो ही एक्चुअली स्कोर्ड 214 ऑन द लास्ट डे एंड वेस्ट इंडीज वन बाय 9 wickets in 66 overs. Wow. So that, and he was injured, he was playing on one leg. Achha. So it was I've seen the highlights of that batting is just brutal. So I mean it was, and then obviously Haynes के साथ उनकी partnership of the great West Indies team के वो part थे यार। वो टीम तो बड़ी मजे की टीम थी उनकी वेस्ट इंडीज की, वो जो इरा था ना उनका, I mean क्या कह सकते हैं, इट्स वेरी शेम बिकॉज़ लाइक वी आर ऑल क्रिकेट लवर्स, जिस तरह क्रिकेट उनकी गई है, खत्म हुई है, कभी उनकी टीम को हम डरते होते थे, और वेस्ट इंडीज के साथ मैच ना आ जाए पाकिस्तान का, I mean इस तरह की और कोई भी टीम थी डरती थी उनसे। और ये प्लेयर्स डेस्मंड हेन्स, विव रिचर्ड, फिर बॉलिंग में उनका इतना लंबा अटैक होता था, बिल्कुल। बट या एज यू सेड लाइक ओके कैरी ऑन। और एलिस्टर कुक सबसे जरा लेस एग्रेसिव बैट्समैन थे, बट आई थिंक वो भी थोड़ा अनअज्यूमिंगली इंग्लैंड के लिए उनकी काफी सर्विसेज हैं, और मैं उनकी बैटिंग का उस वक्त मतलब कहते हैं ना लोहा मारने वाली बात थी कि जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में जाके परफॉर्म किया अंडर अपनी ही कैप्टनसी, और फिर सीरीज भी जीते इंडिया में, और आई थिंक 2011 की एशेज में ही वाज आउटस्टैंडिंग एज वेल टू विन दैट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। So and plus I think 12,500 test runs is an achievement to have at an average of 45. I mean that's really good. Sunil Gavaskar, he's a giant of a batsman. I mean to play as an opener in an era of West Indies and Australian fast bowling and then Pakistan bowling coming up, I think probably one of the most best defensive batsmen. And fearless as well to face West Indies in 1973-74 in West Indies without helmets and things like that.
So I think takes a lot of courage and then score 10,000 plus runs. Yes. और at an average of 50. Yeah, I totally agree क्योंकि उस दौर के बॉलर्स भी बॉलर्स होते थे. I mean like एक तो वेस्ट इंडीज के सारे लंबे ऊंचे लंबे और जैसे कहा कि हेलमेट पहनना नहीं, टांगे तो काम जाती हैं बड़े की, लेकिन हमारी देख के काम जाती थी, वो तो खेल रहे होते. So yes, and 50 plus average थी उनकी, 3400 उनकी वनडे में, sorry टेस्ट मैचेस में. So and then Matthew Hayden, what a player. I mean, such an intimidating batsman. He played test cricket like one day in a way. Yeah. People were actually scared of him, like they were scared of West Indies bowlers. Bowlers were scared of Matthew Hayden, you know, when they were bowling to him in test. He was so big, and but he had a very good technique as well. I mean, technique, it's cool and calm and just roll. Yes, that's it. Yes. Plus उनका 380 कौन भूल सकता है जब he broke Brian Lara's record the first time. I still believe that regardless कि वो Zimbabwe थी या कोई थी, 380 टेस्ट मैचेस में करना आपको कंपटीशन टीम की बजाय अपने आप से ज्यादा होता है. To have that temperament, to continue to play for such long hours. So और सईद अनवर again batting जो एक क्लास थी उनकी अपनी थी. I think he was unfortunate कि उनको वनडे का प्लेयर लेबल कर दिया गया था शुरू में. He didn't play much test cricket for at least 3 years. एक आध टेस्ट खेल के he got dropped. उनका जो थ्रू सही शुरू हुआ था वो 93 के आसपास, 93-94 में actually started like proper test cricket. After the World Cup तब उसने सेंचुरियां करनी शुरू की, तब जाके उसका नाम आया और then test cricket. 92 का आप देखें जो टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड की, he was not part of that. So I mean, लेकिन फिर उनका टेन्योर बहुत थोड़ा था, 2003 तक खेले. So I think बेचारे he couldn't like have enough matches to play really. He only played like 55 test matches, but he scored like 4,000 plus runs and average of 45. तो उनकी innings जो है 188 की I think इंडिया में उन्होंने खेली थी, मुझे याद है वो amazing tour जो था 99 का. My personal favorite batsman in terms of purely watching, you know, his cover drives and his offside play was just, and no power, wrist and flicks and just art in. So I mean आप देख सकते हैं ये पूल था जिसमें से मैंने फाइनली बड़ी मुश्किल से जो मेरा शॉर्टलिस्ट हुई थी वो सुनील गावस्कर, ग्रेनेज और मैथ्यू हेडन में था. एंड अल्टीमेटली फिर मैंने लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन में अग्रेसिव एंड डिफेंसिव में गया, तो मैंने सुनील गावस्कर और मैथ्यू हेडन को फाइनली सेलेक्ट किया. सो ये दो ओपनर्स हो गए थे. उससे भी मुश्किल काम है मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट करना. Middle order, I think some of the greats, but like you explain why you did it, but like go on. So the next number 3 batsman, yes, that is a exactly key role. I think kind of a हो key सकता है position. Yes, हो सकता है आपको थोड़े सरप्राइजेस लगे जिन लोगों को मैंने छोड़ा है, पर अगेन माय टीम माय चॉइस. So 3, 4, 5 के लिए जिन बैट्समैन को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, एंड कीपिंग माइंड में बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं गया, बिकॉज लेट्स से अगर जो उस एरा में खेल रहे थे डॉन ब्रैडमैन हो गए या और कीथ स्टैकपोल या हर्बर्ट सटक्लिफ थे या जैक हॉब्स थे इंग्लैंड के, वीक्स थे और हेडली थे जो बेसिकली वेस्ट इंडियन ब्रैडमैन कहते थे जिनको. ये सारे ग्रेट प्लेयर्स थे. बैरी रिचर्ड्स थे जो बेचारे कभी इंटरनेशनल लेवल पे इतना खेले ही नहीं. ग्रैम पॉलॉक. सो ये बहुत बड़े नाम थे, लेकिन चूंकि ये लिमिटेड टीम्स के अगेंस्ट खेले तो मैंने जब अपनी सिलेक्शन की मैंने कहा ओके या तो वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ खेले या एक टीम और के खिलाफ. समहाउ लाइक मैं उनकी अचीवमेंट्स नहीं डिमिनिश कर रहा, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें. ऑब्वियसली जो उनका तो जो कंपटीशन था दे प्लेड अगेंस्ट देम एंड दे डिड एक्सीडिंगली वेल. बट I shortlisted players जो है रिकी पॉन्टिंग from Australia, Steve Waugh from Australia, Rahul Dravid and Sachin Tendulkar from India, Brian Lara and Viv Richards from West Indies, and Yunus Khan from Pakistan. अच्छा, no Mohammad Yusuf. I knew कि ना इंजमाम ना जावेद मियांदाद ना यूसुफ ये एक काफी वो है. Somehow I felt कि इंजी, मुझे थोड़ा दुख ये है कि इंजी और यूसुफ ने ना अपने टैलेंट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं की फॉर सम रीजन.
I felt in certain situations जहाँ पे वो mentally strong होके, I mean Inzi was very mentally strong. I'm not saying that he wasn't. I mean आपको याद होगा बांग्लादेश वाला match, he won it single-handedly, and countless other matches. And now that I think about it, somehow ना मुझे थोड़ा सा grudge है उन दोनों के साथ, because I liked them so much. They never really justified. Yes, I think Inzi should have been in the same attendance as Lara, Sachin, and Ponting, and Dravid and those people. Which I felt that he could have done that. He'd stayed in the team for so long, but he didn't. So मुझे ना थोड़ा सा grudge है अपने ही batsman के साथ. I feel that maybe that's why I didn't pick him and Yusuf as well. So, but I think they are amazing batsmen in their own right. So. No questions, but this is what I picked. And Yunus को pick करने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि again he played in the shadow of these great players, and with limited skill set, he rose to the heights of being the most successful Test batsman for Pakistan. And that quality always attracts me. The underdog outperforming the geniuses, so to speak. दूसरा ये कि उसका टैलेंट था, उसके पास अजीब सा था कि मींस के सेकंड इनिंग में बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं वो डरते होते थे, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते थे, but he did it. उसकी कितनी बड़ी इनिंग्स सेकंड इनिंग्स में है और वही मैच जिताते हैं. जी मैं बिल्कुल ये कहने लगा था कि ही वाज अ सेकंड इनिंग सेंचुरी प्लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. रिकी पॉन्टिंग, आई मीन 30,000 प्लस रन्स, 52 की एवरेज है उनकी, 4100. आई थिंक जो लिस्ट मैंने सिलेक्ट की है उसमें मेरे ख्याल से सचिन और उनकी हाईएस्ट सेंचुरीज हैं अमंग ऑल द. बिल्कुल वो टॉपर है. See, Ricky Ponting is number 2 at the moment, isn't it? Like top. I think highest runs में he's somewhere around second. Yeah. And और I mean उनकी iconic pull shot और hook shot तो कोई भूल नहीं सकता. और वो भी. Plus he was again. front foot पे मारते थे वो in front of square, और जितनी मर्जी पेस हो. Even शोएब अख्तर के साथ उनकी अच्छी battles रही हैं, पर उन्होंने शोएब अख्तर ने उन्हें bounce out किया, लेकिन he has also played some really good innings at Perth. उनका 197 था against Pakistan. So I think he's really amazing batsman. Very aggressive, very competitive. Again, captain of his team, though he outperformed them as well. World Cup winners. Amazing batsman. Brian Lara, the Prince of Caribbean. I mean, nearly 12,000 runs. Again, 53 is the average. I think his and Sachin's average is like the highest in this. 3400s as well. Top highest scores in domestic. 501. I mean, Pakistani team can't score it twice in 2 innings at times what he scored in one county match. Yeah. And then to double up his record from 375 to again break it to 400. 400, yeah. And he was playing in the time when West Indies was on decline, so he at times single-handedly performed. I think I remember the tour, I think somewhere in 2002-03 in South Africa, where he single-handedly performed. Like, he was the only batsman who was scoring. I think there was in one match they scored like 300 something, and his score was like 200 or something. It was like the rest of the team actually scored less than combined of his. And एक क्वेश्चन है कि अच्छा ब्रायन लारा वाज वेरी गुड एंड नो डाउट अबाउट इट, बट अगर देखें जाए तो वेस्ट इंडीज के पास बहुत क्लास प्लेयर होते थे, लेकिन समहाउ ब्रायन लारा एवरीवन नोज अबाउट. ठीक है, कुछ तो था उसमें, लाइक वेव रिचर्ड भी था, डेस्मंड हेन, गॉर्डन ग्रीनिच और बहुत सारे प्लेयर्स थे, सो ये वो सारे, लेकिन एक समहाउ जो दुनिया को नाम याद रहा वो था ब्रायन लारा. Somehow, I don't know why. लेकिन he was good, but given the fact कि वेस्ट इंडीज के पास बहुत बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन मॉडर्न एरा में अगर आप देखें तो ब्रायन लारा always comes in. I think 2-3 reasons थी उसकी. एक तो he was the guy who actually played with the field. अक्सर आपने कैप्टन्स को सुना होगा कि he was nightmare to set fields against. He could find gaps. He was lethal against spinners, especially Murli. I mean, to play against Murli and to be successful, like he would pick lens. उनकी दानिश कनेरिया को क्लिक्स पड़े हुए हैं, clips YouTube के ऊपर. He basically played spinners, that is like he played with them. And then with fast bowlers, he was like quick on his feet. He was unorthodox. He had a good off the hip flick, and he could play. And then he was a gutsy batsman. And dancing with the pitch, like jump, exactly. Put the, I mean, like it's just great to watch. And match winner, सबसे बड़ी बात. Match winner, he could win matches for you.
उनकी 277 थी सिडनी में, आई थिंक 93 टूर में ऑस्ट्रेलिया की. What a class innings to play against Shane Warne, McGraw, McDermott, and like big names. So I think he's definitely, I think, my most favorite batsman. If you ask, he's definitely my most favorite Test batsman. Yeah, of all the people. मुझे भी बचपन में से 2 प्लेयर अच्छे लगते थे. नंबर 1 था लारा और सईद अनवर. I loved him. I loved him so much. Like, but yeah, he somehow like is in our memories. मुझे याद है शारजा के एक गेम में वकार यूनुस को क्या मारा था. 154 की इनिंग्स, 168 के समथिंग किया था इन्होंने. बड़ी तेजी से चेस किया था वेस्ट इंडीज ने. बहुत जबरदस्त खेले थे. I was just like crying. Yes. और फिर किंग ऑफ कैरेबियन, किंग ऑफ क्रिकेट इज विव रिचर्ड्स. I mean, he I think most brave batsman with the most swagger in cricket was Viv Richards. And I think he didn't rely too much on technique. He was a very, again, sort of very aggressive, brave, and kind of ahead of his time player. I mean, a guy who has fastest Test centuries in those days says a lot. And he never sort of ran away from competition. उनको बहुत होता था कि वो enjoy करते थे competition और sledging. He would get determined. He would hit Dennis Lilly and other fast bowlers that were playing there, and he would toy with them. Imran Khan was scared of him. Remember, he said like, "I won't bounce him. He'll back me for a 6 or something." I think 2 players और भी हैं इसी लेवल पे अगर आप देखें, और वो थे जहीर अब्बास पाकिस्तान के. वो भी इसी तरह लाइक थोड़ा सा मस्कुलर और थोड़ा सा उनका था टेम्परामेंट डिफरेंट था. सलीम मलिक भी टेस्ट में वो आके मारते थे, और इस तरह वही क्रिकेट थी जो कि विव रिचर्ड की थी. बट विव रिचर्ड वाज ग्रेट, लाइक इसमें कोई शक नहीं है. और जहीर अब्बास, आई थिंक दीज आर 2 प्लेयर्स यू कैन से अप एंड डाउन कर सकते हैं आप उनको. लेकिन विव रिचर्ड के पास एशियन डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था जहीर को किसी वजह से. एंड आई थिंक काफी लोग उनकी टाइमिंग स्पेसिफिकली जहीर की कहा जाता था. उनका 274 था आई थिंक इंग्लैंड के टूर पे. It was magnificent. I mean, he was something. अब वही बात है, एक से एक बड़ा प्लेयर है. अगर हम निकाल लेते हैं वो मुश्किल टास्क है. मुझे आप कहेंगे अच्छा निकालो, मैं ये नहीं हो सकता क्योंकि it is very difficult task. लेकिन आप मोहम्मद है, मतलब आप it's just an impossible task really to go. स्टीव वॉ मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करते थे because again वही बात है, like a player जो कि limited quality का था, but he ended up getting like 51 average. He was somebody you could depend on saving the match. He was like this, hard as a nail batsman. He would always be sort of self-critical and always rise to the occasion. जो उनकी मुझे इनिंग्स याद है 194 में जब इन्होंने फाइनली वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था. I thought के वर्ल्ड क्रिकेट में जो रूलर्स थे वो उस सीरीज से आई थिंक बटन चेंज हुआ था फ्रॉम वेस्ट इंडीज टू ऑस्ट्रेलिया. And it was a very tough wicket to bat on with Ambrose and Walsh coming at you. I think he was a very underrated Test player. I think he was really to have 10,000 runs and so I liked him as a batsman. I thought he was really good. And another personal favorite, last but not the least, I think the hallmark Test batsman that to come out of India, who got the title The Wall, Rahul Dravid. I mean, what a what a temperament and what a technique. Yes, it was like nightmare to I think bowled him in the sense that you had to get out. Shrivastava was like, okay, I'm bowling left, right, center, fast, this, that, and he's just stopping everything. उसे कहते हैं ना the great wall, isn't it? वो जैसे कि आपने अभी कहा कि the wall उसका टाइटल था उनका. और really he was one of the best in that sense कि टेस्ट क्रिकेट में अगर वो नहीं है, और जो अगर आप नंबर आप अभी बताएंगे कौन से नंबर पे, लेकिन मेरा है कि वो एक नंबर बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है जब आपको वो चीजें करनी है. यस, तो आई थिंक और बेचारे की थोड़ी लक ऐसी थी कि वो फैबुलस 4 के जमाने में आए जब सचिन ने ओवरशैडो किया हुआ था और लक्ष्मण की इनिंग्स निकल रही थी और सौरभ को गॉड ऑफ ऑफसाइड कहा जाता था. He was one of those batsmen जो बेचारा just put his head down and put to work. और एक इंटरेस्टिंग स्टैट इनके बारे में ये है कि he is in the top 4 players जिनकी 60 plus average थी in winning causes for India. तो लोग कहते नहीं यार वो बड़ा डिफेंसिव प्लेयर था, but I think he's actually been a hidden match winner for
हाँ इंडिया एज वेल। आई मीन उनकी पार्टनरशिप आप बोल नहीं सकते लक्ष्मण के साथ, जो उन्होंने मैच टर्न अराउंड किया था कलकत्ता में, and countless other innings. मतलब he's my, after Brian Lara, he's my second most favorite Test batsman, honestly speaking. Uh, if somebody has to bat for my life, I think it would be Rahul Dravid, yeah. honestly. I think he's definitely there. Like Yes. जिस तरह उसने खेला अपना करियर, उसने पूरा करियर ही ऐसा है, और from start to finish like no वो उसी तरह से उसी टेम्परामेंट से खेला है वो। And और सचिन तो फिर सचिन है। हाँ आप लिटिल मास्टर को क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट टेस्ट स्कोरर, और 53 की एवरेज है उनकी, 51 100 है उनकी। और आई मीन उनकी पर्सनल जो मेरी मोस्ट फेवरेट है ना, अगेन वो थोड़ा आपको डिटर्मिनेशन वाला फैक्टर फील होगा। 2003-4 की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, he actually scored 241 in Sydney, and he did not play a single shot on offside. I mean, to have that level of determination to not play a shot on offside when they were constantly bowling like good full length deliveries, he just shelled it. I mean, what kind of concentration and like yeah, that defines like बड़े प्लेयर किस तरह बनते हैं, किस तरह अपनी कमजोरियों को जो है वो उन पर कंट्रोल करना। बिल्कुल। And he was struggling with that one, लेकिन उसने उस मैच में नहीं खेला, जो अच्छा नहीं करना नहीं खेला। That is mental strength कि आपको बॉल आ रही है, आपको पता है कि I can hit it, I am strong on that, but लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ पीछे। Yes. So in इस लिस्ट में से मैंने जो 3 सेलेक्ट किए, वो शायद लोगों को थोड़ा शॉक लगे। बहुत मुश्किल है इनमें से किसी को सिलेक्ट करना है, किसी को भी मैं खिला लूं कसम से। लेकिन जो अगेन वही बात, मेरे पर्सनल फेवरेट्स थे फॉर वन थिंग और अदर, मैंने नंबर 3 पे राहुल द्रविड़ को सिलेक्ट किया। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कितना मुझे पसंद है वो। आई थिंक दैट इज मेक सेंस कि अगर जल्दी आउट हो जाता है ऊपर वाला तो यू नीड अ डिफेंडर, ठीक है। बस आप देखिए उन्होंने पूरी दुनिया में सेंचुरीज की हैं, किसी एक मुल्क में वो ऐसा नहीं है। इवन सचिन भी साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल किया था सचिन ने, लेकिन आप देखिए राहुल द्रविड़ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जो टेस्टिंग पिचेस हैं बैट्समैनों के लिए, एशियन बैट्समैनों के लिए, he has performed. Especially in England as well. England में उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से बेस्ट रही है जितने भी टूर किए हैं। I think 2009-10 का टूर था इनका लास्ट शायद था, and he actually scored 100 in probably every match I think in England. So he went on a high. So I think one down पे उनको लाऊंगा स्टेबिलिटी के लिए, and 3 and 4 and 5 are basically 2 West Indians that I've gone for. And that is Brian Lara and Viv Richards. Brian Lara at number 4 and Viv at 5. Because I don't know, I just like West Indies players' flair and like the way they play the game. Ponting and Sachin were very close, but like on any other day, maybe I would pick them. But somehow, Brian Lara and Viv Richards, they were very in your face players. And Ricky Ponting also struggled in India, by the way, if you look at it. So that's why I was a bit skeptical to pick him, because I'm trying to pick an all conditions team in a way, jo har jagah chale. So I think that's why I went for these 3. Sahi. I think it's a good choice. Like again, it's a tough task, but like it is again your own choice. Like so, yeah. Exactly. तो अब हम आते हैं विकेट कीपर्स पे। जी। वैसे तो बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं मशहूर, और अगर आप प्योर विकेट कीपिंग पे देखें तो काफी अच्छे रहे हैं। एलन नॉट थे इंग्लैंड की तरफ से, वसीम बारी रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, राशिद लतीफ की बहुत अच्छी कीपिंग होती थी। अगर हम प्योरली कीपिंग और कलेक्शन, हाउ सॉफ्टली कलेक्टेड द बॉल, हाउ गुड ही वाज एट कैचिंग, तो इन चीजों में आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो एलन नॉट के पैरेलल में खेले हैं वो बहुत अच्छे कीपर थे। एलेक्स स्टुअर्ट हुआ करते थे एग्जैक्टली इंग्लैंड के लिए, अमेजिंग ओपनिंग बैट्समैन थे, सरे से भी खेले हैं वो। सो और फिर इयन हिली होते थे जो बहुत अच्छे कीपर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। मोइन खान और राशिद तो खैर पाकिस्तान के लिए थे ही। धोनी है इंडिया की तरफ से जो आई थिंक ही इज वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट्स एज वेल। पर मैंने अल्टीमेटली 2 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया जिनका मेरे ख्याल से टेस्ट लेवल पे कंपटीशन टफ था, बिकॉज धोनी की आई थिंक ओवरऑल एवरेजेस एंड परफॉर्मेंसेस टेस्ट लेवल पे शायद उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और बाकी जो कीपर्स थे आई थिंक वो प्योरली कीपिंग पे थे, बैटिंग वाइज इतने स्ट्रांग नहीं थे एज कम्पेयर टू बाकी। चूंकि ये
नंबर 6 पोजीशन है बैट्समैन की, तो आई थिंक टेस्ट लेवल पे नंबर 6 इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पोजीशन टू बैट ऑन। मैंने जो 2 बंदे सिलेक्ट किए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से एडम गिलक्रिस्ट थे और श्रीलंका के विकेटकीपर बैट्समैन कुमार संगकारा थे जी। आई मीन दोनों बंदे ऐसे थे जिन्होंने आई थिंक क्रिकेट की वो फेस ऑफ क्रिकेट पे आके ना दे वर द टर्निंग पॉइंट्स। इन्होंने ना कीपर्स के लिए एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट कर दी थी। एडम गिलक्रिस्ट बिल्कुल उसने पूरी गेम चेंज कर दी थी कि विकेट कीपर सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, ही कैन बी अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। और पीछे खड़े होना पूरा दिन और फिर आके बैटिंग भी करना, आई मीन लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, लाइक बट ही डिड इट both are great, like Sangakkara and Gilchrist, like I mean अगर आप एडम गिलक्रिस्ट का देखें वो आपको एशेज की 2006 की इनिंग्स नहीं भूलती जिसमें उसने आके बॉन्टी पेरेंसा को जब वो एक ओवर में मारा था एंड ही गॉट हिज लाइक आई थिंक क्लोज सेकंड फास्टेस्ट 100 की थी। I mean he was a destructive player, he was scary to face and he again और वो नहीं है डिस्ट्रक्टिव तो है था लेकिन मींस के क्लीन हिट थे, clean hit थी। Yes, he wasn't like a forceful hitter, he would always time the ball nicely, exactly वो proper cricketing shots वेट करता था और फिर exactly मारता था। And I think Western Australia की pitches पे खेले थे domestic के अंदर। Originally he's a Sydney player, but he moved to Western Australia. And generally आप देखें Western Australian players जितने भी थे, मार्टिन हो गए, हस्सी हो गए, ये हो गए, इनकी ना square of the wicket shots बहुत strong थी। तो आप गिलक्रिस्ट की देखें कट और पुल एंड हुक जो था ना वो बाउंस के हिसाब से बहुत अच्छा सॉलिड खेलते थे और इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द स्क्वायर एज वेल। सो वो आई थिंक उनकी पर्थ की पिचेस की वजह से बाउंसी हुई थी। और कुमार संगकारा की तो क्या बात करें आप, 12,400 रन्स, आई मीन लॉसेस है वो एक टेस्ट बैटिंग के अंदर 57 की एवरेज है, इट इज अनहर्ड ऑफ। संगकारा वाज ग्रेट। एंड आप सोचें कि अपार्ट फ्रॉम ब्रैडमैन मॉडर्न डे में ही इज द ओनली टेस्ट प्लेयर जिनकी 11 डबल हंड्रेड्स हैं। आई मीन 11 डबल हंड्रेड्स होना means कि he is definitely a big score player, plus perfect technique, beautiful left-hander batsman है। वो घुटना नीचे रख के कवर ड्राइव मारा करते थे, बड़ी सिग्नेचर शॉट थी उनकी, स्मूथ बैटिंग करते थे और आप देखेंगे अग्रेसिव माइंडसेट था। I think he was a very underrated captain as well, in my opinion. And he actually performed in Australia जहाँ बहुत सारे श्रीलंकन बैट्समैन जो थे वो रह जाते थे। He was the one who I think वो कैनबरा में 192 किया था एक losing cause में। I think he has the respect in my opinion, and I think it was a very difficult task choosing from both too, because like Adam Gilchrist was one of the best और संगकारा तो आपने देखा किस तरह उसकी टेक्निक, उसका खेलने का अंदाज, फिर लंबी इनिंग खेलना। इवन जो 100 के बाद आउट हो जाता होता था लेकिन he can play for 200 और फिर ओपनिंग करना टेस्ट में आकर और विकेट कीपिंग भी करना। आई थिंक इट्स वेरी टफ टास्क, बट लाइक यस आई थिंक डिसीजन मैंने इस बेस पे लिया कि कुमार संगकारा को मैंने चूज किया, बट मैंने डिसीजन इस बेस पे लिया। अगेन वही बात, जब आपको नहीं मिल रहे होते आइटम्स, बहुत नेक एंड नेक होते हैं, ऑब्वियसली स्कोर्स का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, रिकॉर्ड तो संगकारा का बहुत सुपीरियर है। बट मैंने ये भी देखा कि संगा ने जाके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इधर परफॉर्म किया, जबकि एडम गिलक्रिस्ट समटाइम्स टेस्ट एरिना में अगेंस्ट स्पिनर्स इंडिया में स्ट्रगल करते थे थोड़े, because I think he tried to get a sweep out और sweep के चक्कर में he used to get out a bit, so obviously there were technical deficiencies at times, but I think चूंकि टेस्ट की प्योरली बात हो रही है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है because I'm a big huge fan of Adam Gilchrist, but I think I'm a bigger fan of Kumar Sangakkara because he's just a classical batsman, or ultimately I think scores and records speak for him, and I want top 6 to be like really test level solid batsman. So I think Sangakkara is what I go for the keeper as well. So I think this is a good choice. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे बॉलर्स ऑलराउंडर्स एक स्लॉट है पहले। हाँ जी, उसमें भी वैसे तो आप देखिए बेताशा ऑलराउंडर्स हैं। आप अगर जमाने की बात करें 80s मिड 80s की, तो उस टाइम तो ऑलराउंडर ग्लोअर चल रहा था, और बैक हिस्ट्री में भी जाए तो कीथ स्टैकपोल हो गए, वो क्या नाम है, इमरान खान थे, कपिल देव, बोथम, रिचर्ड हैडली, गैरी सोबर्स। मॉडर्न डे में अगर हम आ जाए तो यॉर्क एलिस एक नोटेबल नाम नजर आते हैं। तो मैंने बेसिकली जो शॉर्टलिस्ट किए थे वो यही लोग किए थे, देयर वर अदर पीपल एज वेल,
लेकिन जो मैंने रखा मेनली कंसिडरेशन में, बिकॉज इनकी टेस्ट 100s भी हैं, दे आर मैच विनर्स एंड एवरीथिंग। तो टॉप 3 पे मैं स्टैट्स की बेस पे आया, बिकॉज आई थॉट कि रिचर्ड हेडली जो थे वो ही वाज अ bowling all-rounder in a way, because उनकी बैटिंग जो थी, I don't think if he had to get into a team purely on batting, he would have gotten into a team. He was a very good, useful lower order batsman, but I used to think much better bowler. And to have like 400 plus wickets, I think first one to get to 400 wickets. So he was one of the greats. Botham, I thought he played some amazing innings, but he had a very up and down career in a way. If you look at the stats and he was not like the best bowler out there either. He was either doing okay as a bowler or sometimes as a batsman. A bit inconsistent. Kapil Dev was generally a good bowler and batsman as well, but I think 434 wickets he has in Test and some decent bowling as well. But then he was predominantly an outswing bowler and things like that. He had an amazing Tunbridge Well innings in one day, 175 in the '83 World Cup. So he was close. But I think the top 3 that I selected were obviously Imran Khan, Jacques Kallis, and Gary Sobers. Jacques Kallis is in, I think, top 3 of the highest Test run getters of all time. 13,000 runs, 55 की average है उनकी, 45 hundreds, 58 50s, and he was a run machine. I mean, he played for South Africa. I think no doubt अगर आप stats पे जाए तो I don't think उनके, plus I think he had like 292 Test wickets as well. Yeah. At an average of 33. उनके 5 wicket hauls भी हैं, 7 4 wicket hauls हैं. So, but I still think अगर आप कभी भी जॉक कैलिस को याद करेंगे ना, आपको सेकंड थॉट में याद आता है कि he was all rounder. The first thought is always that what an amazing batsman, right? So मैंने ये फीलिंग नोट की हमेशा जब मैं जॉक कैलिस की बात करता हूँ. और दूसरा मुझे ये लगता है कि sometimes unlike maybe Ricky Ponting at one, he wouldn't go for the kill at times when he could. बिकॉज अब जब हमने डिफरेंस डालना होता है ना, फिर हम नेट पिकिंग करते हैं, छोटी मोटी चीजें नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअली इतने बड़े नहीं होते, बट ये जस्टिफिकेशन देने के लिए होते हैं जो आपको लगते हैं. दूसरा, गैरी सोबर्स, जॉइंट ऑफ ऑलराउंडर. I mean, 8,000 runs in those days to face such fast bowling of John Snow, South African fast bowlers back then, and Peter Pollock, and then from Australia, Dennis Lillee and everybody else. But he played superbly. He had the highest Test score, 365 for a very long time before Brian Lara broke it, and 58 was his average. Again, massive average for a batsman at number 6, and then 2600s, because they didn't play a lot of Test cricket back then. So to have that record, like he would score almost like every other match he would score 100. So he was a genuine batsman, and the unique thing about him was कि वो लेफ्ट आर्म स्लो बॉलिंग भी करते थे, वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करते थे, वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलिंग भी करते थे. अच्छा. सिंगल मैच. So 230 wickets and 230 plus. So I think he's also at the top 3. And then Imran Khan. I mean, जब मैंने इनका एनालिसिस किया ना, इमरान खान को आपको पता है, he is Pakistan's greatest probably cricketer. एक और बड़ी वजह ये थी कि उसको मैंने ये देखा कि कितने प्लेयर हैं जो इंडिविजुअली एक टीम में अपने एक स्किल की बेस पे परमानेंट प्लेयर रह सकते हैं, और दूसरा उनमें बैलेंस ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग कितना है, राइट? तो आई थिंक इमरान खान वाज द ओनली वन, इफ यू लुक एट इट, जो जेन्युइन फास्ट बॉलर भी थे, in like 88-90 miles an hour bowling with like good fast in swing, reverse swing, proper like opening bowler the. And somebody could actually bat in top 6. शुरू में उनको टेस्ट की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिली, बट आप देखेंगे जब वो कैप्टन बने तो he had a test average of 51 during that span, and his test wickets were 362 at an average of 22, which is better than Wasim and Waqar. For an all-rounder, I mean, he had 23 5-wicket hauls. So I mean, to have that, and then he didn't play for 3 years at his peak. Imagine, from 82 to 84 he couldn't play when he was at his best. So, and then on top of everything, he was probably the best captain Pakistan had.
and he had an eye for talent. He actually created a whole team. He led by example. He was probably the most hardworking person in the team, and he played selflessly. He was never one for the records. And you know, you need somebody उसकी तरह का जो टीम में आपको लड़ने वाला, जिताने वाला हो. तो आई थिंक थोड़ी बायसनेस भी होगी बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी शायद, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो यही सोचा कि मैं प्योरली एनालिसिस कर रहा हूँ ऑनेस्टी के ऊपर, एंड आई थिंक इमरान खान is the all-rounder I would go for. Alright. Purely because he is the probably top 6 batsman and genuine fast bowler. सही. और आई थिंक इस टीम का कैप्टन भी मैं इमरान खान को ही रखूंगा. आई थिंक जो लेटेस्ट कैप्टन जो लेटेस्ट टेस्ट टीम थी उसका कैप्टन मैं मेंशन करना भूल गया था. मैंने केन विलियमसन को रखा था कैप्टन उसमें, और इसमें आई थिंक इमरान खान को मैं रखना चाहूंगा. सही. वही ना, एक ये दोनों ही प्लेयर्स हैं, जॉब कैलिस और इमरान खान, जिनको मैंने देखा हुआ है, इनकी क्रिकेट को हमने देखा हुआ है. मुझे पिछला नहीं इतना पता क्योंकि ऑब्वियसली हमने उस तरह नहीं देखा, लेकिन ये है कि ये दोनों प्लेयर्स जो थे इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि जॉब कैलिस भी अपने दौर का बहुत बड़ा प्लेयर है. जी. और इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है फॉर साउथ अफ्रीका. कोई और प्लेयर मेरे ख्याल में काफी सारे प्लेयर्स थे, लेकिन he was one of them. वो नजर आता था सब में. तो I think it is quite tough again. Oh yes. To go for Imran Khan or Jack Callis, but like yes. As you said, like for you bowler is important. So yeah. स्पिनर पे आ जाते हैं. मैं बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स थे, लेकिन मैंने दोनों को, इन दो से ऊपर कोई नहीं था. सकलैन मुझे बहुत पसंद थे. अब्दुल कादिर वाज अ ग्रेट स्पिनर. पास्ट में भी बहुत सारे टोनी लॉक रहे हैं. इंडिया के 3 स्पिनर रहे हैं, चंद्रशेखर, बेदी. इंग्लैंड के एक और बड़े मशहूर थे, इलिंगवर्थ थे. ऑस्ट्रेलिया के काफी रहे हैं, एशले मैलेट वगैरह. बट आई थिंक टेस्ट एंड इलेवन इन दो से ऊपर किसी को सिलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल है, और वो है शेन वॉर्न और मुरली. आई मीन एक की 800 विकेट्स हैं, एक की 700 विकेट्स हैं. आई मीन कॉन्टेस्ट ही नहीं है आई थिंक. और आई मीन इतने ज्यादा फाइफर्स हैं, मतलब इनके बारे में तो कुछ सबको पता है. आई डोंट थिंक हम कोई वर्ड्स कह सकते हैं इनके बारे में. और ये वही ना करेक्टर है ना, बोथ आर करेक्टर्स. लाइक मे बी जो बहुत डिफरेंस था करेक्टर्स में. आई मीन लाइक शेन वॉर्न वाज वेरी ओपन, और जो मुरलीधरन है वो अपने ही अंदर में रहते थे, बट बोथ वर लाइक जीनियसेस. और स्किल्स तो मुरली की स्किल्स तो आप कह सकते हैं ना कि वो अपनी कहता था कि मैं अपनी स्किल्स से काम करूंगा, लेकिन शेन वॉर्न अपनी जुबान से ही बात है, स्लेजिंग करना और लोगों को तंग करना और फिर से विकेट लेना. आई मीन ये भी एक स्किल है, ये भी एक ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की, स्लेजिंग और ये सारा कुछ. तो आई थिंक दीज आर 2 बेस्ट वंस वी हैव. जब मेरी सिलेक्शन की बारी आई दोनों में से किसको पिक करे, तो बहुत ही हेड स्क्रैचिंग थी. फिर मैंने वो वाले रूल्स लगाने की कोशिश की कि यार अच्छा कौन किधर चला है किधर नहीं चला, तो वो इक्वल था. मुरली को ऑस्ट्रेलिया में काफी मार पड़ी हुई है, और शेन वॉर्न को एशिया में काफी मार पड़ी हुई है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. फिर मैंने कहा कि मैं किस प्लेयर को टीम पे ना फ्रंट पे देखना चाहूंगा, बिकॉज जहाँ 800 है वहाँ 700 है, मैच में तो दोनों मैच विनर्स है. तो फिर मैंने थोड़ा सा ना उस एंगल पे सोचना शुरू किया कि आई थिंक बैट्समैन की साइकी में कौन घुसता था, माइंड गेम्स कौन खेलता था, और किसको देखने का मजा आता था कि जब वो पिच पे होता था कुछ ना कुछ हो रहा होता था, यू नो. और वो टीम को उठाता कितना था, सेंट्रल फिगर कौन था, पोटेंशियल कैप्टन था. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने मिस किया. तो जब मैंने ये चीजें देखी ना, तो आई फेल्ट कि हाँ, प्लस लेग स्पिन इज ऑलवेज अ वेरी sort of magical art, and you are always sort of, you know, difficult to bit inclined. Yeah. तो मैंने फिर शेन वॉर्न को सिलेक्ट किया उसमें, प्योरली लेग स्पिन एंड आई थिंक माइंड गेम्स. जिस तरह उन्होंने डेरिल कलिनन को साइक आउट किया, ऑल हिज लाइफ ही हैड टू सी साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल दैट. आई मीन अमेजिंग. इट्स हार्ड टू पिक बिटवीन टू, बट आई थिंक नेट पिकिंग वाली बात है. आई थिंक आपकी जो टीम पूरी है वो बड़ी सोबर सी टीम है. यू नीड अ स्लेजर. yes, exactly. वो बड़ी सारी जो है वो राहुल ड्रेविड से बड़ा जेंटलमैन कौन होगा. ये सुनील गावस्कर भी इज वेरी काइंड पर्सन. वो आपको एक यू नीड अ स्लेजर, क्योंकि एक जो तंग करने वाला हो, जिसने विकेट लेनी हो या जिसने पूरा जो है वो माहौल को गरमाना हो, तो वो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड चॉइस. आप इमेजिन करें कि विकेट के आगे
शेन विकेट के पीछे कुमार संगकारा, दोनों जबरदस्त स्लेजर्स हैं, बड़े चलाक स्लेजर्स हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको संगकारा का याद होगा जब उन्होंने शॉन पॉलक को स्लेज किया था 2003 वर्ल्ड कप में तो वो आई थिंक दैट शुड बी द रीजन। सो स्पिनर ये, last but not the least, fast bowlers, number 9, 10 and 11. And what a golden era of fast bowlers as well, if you look at it. I mean, West Indies तो 4 horsemen of apocalypse कहते थे उनको, और उनके कितने ही ऐसे बॉलर थे, सिल्वेस्टर क्लार्क वगैरह, जो टीम से बाहर थे, बेचारे टीम में आते ही नहीं थे, और वो अकेले ही बाकी टीमों को उड़ा देते थे जाके। तो एंडी रॉबर्ट्स हो गए, माइकल होल्डिंग हो गए, जोएल गार्नर, कॉलिन क्रॉफ्ट, पैट्रिक पैटरसन, Malcolm Marshall, I mean Ambrose, Walsh. It's a never-ending supply of fast bowlers, and एक से लंबा एक. I mean dangerous bowlers. फिर आप ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर देखें तो डेनिस लिली था, और थॉमस थे, फास्टेस्ट बॉलर जो जिनको मैं कहता हूँ, और थॉमस जो थे। फिर हमारे ग्रेड्स थे वसीम एंड वकार, द 2 Ws। ऑस्ट्रेलिया में अगेन ग्लेन मैग्रा बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 500 प्लस विकेट्स थी। सो ये बेसिकली लिस्ट थी जिसमें से मैंने जो देखे ना प्लेयर्स के, यार अच्छा किसको रख सकते हैं इसमें, और किसको किस तरीके से टीम, बिकॉज ग्रेटनेस तो हर एक की अपनी जगह है। तो जो नंबर 9 पे था, आई थिंक वो तो एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन था, बिकॉज इन माय ओपिनियन लोग कहते हैं ही इज द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एवर टू प्ले, बट आई थिंक ही इज द बेस्ट फास्ट बॉलर टू प्ले regardless left or right, because I don't think I've ever seen a more complete bowler skill wise than Wasim Akram. I mean, he was probably the only one who could reverse swing both ways as well. I mean, if you remember, Waqar used to reverse in swing mostly, so it was kind of predictable. He was somebody who could actually reverse swing both ways, conventional swing both ways. He could, I mean, somebody who got like the bigger batsmen out, like Rahul Dravid, who was hard to get out, or Adam Gilchrist. They were like his bunnies in a way. He would, like, you know, he'd get into their psyches, and he's just an outstanding player. And every batsman said that, you know, when you're playing against him, even if you're playing at 200, you never feel you're set against him. And I mean, and all the bowlers of his generation say that skill-wise, he's probably the best bowler they have seen. So that's a big accolade to have. I think he makes in the team automatically. वसीम अकरम से बड़ा मेरे ख्याल है कोई जिसकी स्किल्स बहुत ज्यादा थी, लाइक इतनी स्किल्स कि 6 की 6 बॉल्स जो है डिफरेंट हो जाएंगी, वो कर लेगा। फिर रिवर्स स्विंग जैसी बॉल थोड़ी सी होती है, he can do reverse swing. And 400 plus wickets in both formats, and hat-tricks, two hat-tricks in each format as well. I mean, so it showed game. And I mean, I can't forget the test match against New Zealand in New Zealand. 130 New Zealand chase कर रहा था, वसीम और वकार ने 5 each out करके I think under 100 out किया था, उनको टेस्ट मैच जीते थे। अब countless ऐसी examples हैं जहाँ पे they would go for the kill, और I mean, so वसीम is selected automatically. नंबर 10 के ऊपर मैंने वेस्ट इंडियन रखना था, क्योंकि मेरे लिए वो सारे बड़े जबरदस्त बॉलर्स थे। जो वेस्ट इंडीज मैंने सिलेक्ट किए थे, 3 जो शॉर्टलिस्ट किए थे आउट ऑफ द होल लिस्ट वर माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल और कर्टली एम्ब्रोज। तीनों की अपनी सिग्निफिकेंट थी। एम्ब्रोज वाज समबडी जो मैग्रा की तरह कॉइन के ऊपर बॉल कर सकते थे। ही वाज एक्सट्रीमली स्टिंजी विद लाइन एंड लैंड, प्लस बाउंस उनका, आई मीन इमेजिन 6 फुट 7 से आप बॉल करा रहे हैं। एंड उनकी मोस्ट एक्सेप्शनल रिकॉर्ड था पर्थ में, आई थिंक उनका मैच हुआ था 1992-93 सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की। He got 7 wickets for 1 run only in 30 balls. I mean, that's an outstanding achievement, and he was a great bowler in his own right. Michael Holding को whispering death कहते थे, probably one of the most fast bowlers, and he would take the pitch out of the equation. He would bowl fast, pitch अगर flat भी है ना, he wouldn't completely rely on swing, he would just blast batsmen out. उनका 8 wicket haul था, I think 76 में against England, बिल्कुल dead wicket थी, and he just bowled Yorkers and got like so many LBWs and bowls. उनको whispering death किसी वजह से ही कहते थे. But I've gone for Malcolm Marshall because I think I've heard Wasim Akram say that Malcolm Marshall was his idol, and that coming from the best bowler in the world to say that guy. And if you look at his bowling, he wasn't like the tallest guy ever, but he was somebody who performed equally well in India, in Pakistan, dead wickets, and England, Australia as well.
From a short run-up, he would bowl like 145, 150 pace bowling, and he got into the psyche of the batsman. He was a very clever bowler. I mean, if you look at it, he could seam both ways. He had good swing as well, and he had the heart as well. अब देखिए वो उनके हाथ पे चोट लग गई थी, तो प्लास्टर चढ़ा के उन्होंने बॉलिंग की उस मैच में और एक हाथ से बैटिंग भी की. सो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो दे आर ग्रेट, बट वो किसी वजह से ग्रेट है. अमंग द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स भी वो ग्रेट है. सो वो भी ऑब्वियस चॉइस थे. I think he's और लास्ट मुझे थोड़ा सा ना मुझे लाइन लेंथ का था, तो उसके लिए मैंने अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा के लिए गया, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था जब हमारी टीम उनके खिलाफ बैटिंग कर रही होती थी कि यार ये इनका स्पेल खेल जाए किसी तरीके से, बिकॉज वो इतना टीजिंग लाइन पे बॉलिंग करते थे. ही वाजंट लाइक एक्सप्रेस पेस एज वेल आफ्टर अ व्हाइल, बट इतनी सी जगह से ही वुड मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट. और I mean, I think you need a bowler, opening bowler who could just use the pitch, use the ball, and 500 plus wickets, 563, and I think 28, 29 fifers थे उनके, और शेन वॉर्न के साथ उनकी पार्टनरशिप. So I think it's a good mix of fast bowlers जो different लेके आते हैं. लेफ्ट हैंडर भी है, 2 राइट हैंडर हैं, रिवर्स स्विंग आपको मैल्कम और वसीम से मिल जाएगी. एंड 12th मैन मैंने गैरी सोबर्स को रखा बिकॉज अल्टीमेटली मैं निकाल नहीं सक रहा था उनको. So ये मेरी ऑल टाइम टेस्ट टीम है बेसिकली. नहीं, बाकी जो ग्लेन मैकग्रा है, लाइक आई मीन दोनों शेन वॉर्न, उन्होंने तकरीबन 13 लगातार टेस्ट मैचेस पर जीते थे और वो एक आइडियल टीम थी उस वक्त, और बहुत बड़ा हाथ था मैकग्रा का इसमें. तो डेफिनेटली मैकग्रा तो आई थिंक यू हैव टू इंक्लूड हिम इन द टीम जो उसकी परफॉर्मेंस रही है. तो ये आपकी टीम जबरदस्त, बहुत मजा आया और बहुत शुक्रिया टाइम देने का भी. और आई थिंक you justified everything, और होपफुली लाइक हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जो आएंगे वो भी अपनी अपनी टीम बनाएं और हमें बताएं कि उनकी कौन सी आइडियल टीम है, तो फिर हम उनको भी शामिल करेंगे. और एक मजे का कंपटीशन है. आई थिंक quite a lot of information I got today from you as well, क्योंकि आई थिंक बहुत डीप आप चले गए, और आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतना दूर जाएंगे. लेकिन अमीन के जो इन्फॉर्मेशन थी, मेरे ख्याल है हमारे जो लिसनर्स या वॉचर्स होंगे उनको भी बहुत मजा आएगा. तो चलें लेते हैं इजाजत आज, और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे.